Hello and welcome back. So let's discuss the part 2 of your December 2024 question paper of BPCS 186, that is managing stress. So ये आपके 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में है. 5th क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, जिसमें इमोशन फोकस्ड कोपिंग के ऊपर आपको लिखना है और टाइप्स ऑफ आसन्स के बारे में लिखना है. 5 नंबर के क्वेश्चन से 150 वर्ड्स लिखने हैं ईच. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सो इमोशन फोकस्ड कोपिंग बेसिकली उन स्ट्रैटेजीज़ को रेफ़र करता है जो कि आपकी यूज़ होते हैं किसी भी इमोशनल डिस्ट्रेस जो कि सिचुएशन से एसोसिएटेड है उसको मैनेज करने में और रिड्यूस करने में. ठीक है, ना कि सिचुएशन को चेंज करने में. ठीक है, और ये स्पेशली तब यूज़ होता है जब आपका जो स्ट्रेसर है ना वो आपके कंट्रोल से बाहर हो, इंडिविजुअल के कंट्रोल के बियॉन्ड हो. ये जो टाइप की कोपिंग है ना टेक्निक, जैसे इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं, इसमें आपकी कोपिंग टेक्निक्स जैसे कि एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, सीकिंग इमोशनल सपोर्ट, डिनायल अवॉइडेंस और एंगेजिंग इन रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस. देखो, पहला ये कि सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना है कि जो सिचुएशन ख़राब हो गई है, रादर देन उसके बारे में सोचना क्यों हुई, उसको एक्सेप्ट करना कि ये ख़राब हो चुकी है, अब मैं इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकता हूँ. दूसरा है पॉजिटिव रीफ्रेमिंग. अपनी जो सिचुएशन है उसके बारे में बार बार नेगेटिव ना सोच के अपने इस सिचुएशन की पॉजिटिव रीफ्रेमिंग कर देना. ठीक है, उस सिचुएशन के बारे में ये सोचना कि जो हुआ चलो अच्छे के लिए हुआ, अब मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तीसरा है आपका इमोशनल सपोर्ट को सीख करना कि अंदर ही अंदर रखने की बजाय सारी बातें किसी को जाके बता देना, अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को, ताकि वो चीज़ आपकी बाहर आ सके और एक साथ जो है वो इकट्ठा होके कभी बाहर निकले. उससे अच्छा है कि आप वो चीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. फिर है डिनायल अवॉइडेंस कि भाई एक डिनायल की सिचुएशन में चले जाना. ठीक है, एक सेल्फ पिटी के मोड में चले जाना कि ये मेरी वजह से हुआ है और इस तरीके से कि मेरे साथ ही क्यों होना था ये सब कुछ, ये ना सोच के कुछ ये सोचना कि हो गया चलो ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए. फिर कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो आती हैं उसमें एंगेज होना, जैसे कि आपकी मेडिटेशन हो गई, थोड़ा सा आपने मसाज कर लिया, तो इस तरीके से. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कोई पर्सन है वो अपने लव्ड वन को लूज़ करता है तो वो सिचुएशन को तो चेंज नहीं कर सकता, बट वो ये जो इमोशन फोकस्ड कोपिंग है ना वो इन स्ट्रैटेजीज़ को अपना सकता है. जैसे कि वो अपने फ्रेंड से सपोर्ट ले सकता है, किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एंगेज हो सकता है ताकि वो इस सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट हो सके. इमोशन फोकस्ड कोपिंग ये आपकी हेल्प करती है रेगुलेट करने में किन फीलिंग्स को, एंजाइटी की फीलिंग्स को, सैडनेस को, एंगर को, और क्या करती है ताकि आपका इमोशनल जो फिजिकल बैलेंस है, साइकोलॉजिकल बैलेंस है, वो मेंटेन रह सके. ठीक है, अब नीचे आ जाओ. अगर इस स्ट्रैटेजी को ओवर यूज़ कर लिया गया विदाउट एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम, इट मे लीड टू अवॉइडेंस बिहेवियर. मतलब कि अगर आपने इन स्ट्रैटेजीज़ को ज़्यादा यूज़ करा और अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करा तो ऐसा भी हो सकता है कि अवॉइडेंस बिहेवियर आप में आ जाए कि कोई भी सिचुएशन आ रही है आप उसको फेस करने की बजाय, उसको एक्सेप्ट करने की बजाय अवॉइड करने लग जाओ. ठीक है, so it complements problem focused coping by preparing an individual emotionally to face challenges calmly. लजारस और फॉकमैन ने हाईलाइट किया था कि ये जो इमोशन फोकस्ड कोपिंग है ये एक की कोपिंग स्ट्रैटेजी है आपकी स्ट्रेस के लिए और मैनेज करने के लिए स्ट्रेस को, और एक कोपिंग मॉडल है ये. ठीक है, आगे चलते हैं. अब आते हैं टाइप्स ऑफ आसन्स. आसन्स बेसिकली फ़िज़िकल पोस्चर्स होते हैं आपकी योगा में जो फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग को प्रमोट करते हैं. हमारे पास बहुत सारे आसन्स हैं जिनको हम क्लासिफाई करते हैं प्रैक्टिस और बेनिफिट्स के बेसिस पे. पहला हम डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग आसन, जिसको हम ताड़ासन भी बोलते हैं और माउंटेन पोज भी बोलते हैं. फिर है आपका स्टैंडिंग आसन में दूसरा है आपका त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज. ये आपकी पोस्चर इम्प्रूव करता है, बैलेंस को बढ़ाता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है. ठीक है, सेकंड है आपका सिटिंग आसन.
सिटिंग आसन में आता है आपका पद्मासन, जो कि लोटस पोज होता है आपका। वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज इसको बोलते हैं, ये आपकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है, मेडिटेशन जो मेडिटेटिव पावर है उसको बढ़ाता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। देन थर्ड वन इज़ फॉरवर्ड बेंडिंग आसन। फॉरवर्ड बेंडिंग आसन में कौन कौन से आते हैं? पश्चिमोत्तासन, इसमें है आपका आप जो बैठते हो वो फॉरवर्ड बेंड होके बैठते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपका माइंड काम करने के लिए और आपकी जो स्पाइन है ना उसको सीधा करने के लिए उसको स्ट्रेच करते हैं आप इस पोस्चर में, ठीक है। देन यू हैव बैकवर्ड बेंडिंग आसन, पीछे बेंड करके जो आसन होते हैं, जैसे पहला है आपका भुजंगासन जिसको आप कोबरा पोज भी बोलते हो, धनुरासन जिसको आप बो पोज बोलते हो। ये आपकी बॉडी को एनर्जाइज कर देता है और आपकी बैक को स्ट्रेंथन करता है। देन यू हैव ट्विस्टिंग आसन। ट्विस्टिंग आसन में जैसे कि आपका आ जाता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, हाफ स्पाइन ट्विस्ट करते हो। ये आपकी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। देन यू हैव इन्वर्टेड आसन्स। इन्वर्टेड आसन जैसे कि सर्वांगासन, इसमें शोल्डर स्टैंड, शिरासन होता है आपका हेड स्टैंड। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है ब्रेन की तरफ, ठीक है। देन यू हैव बैलेंसिंग आसन्स। बैलेंसिंग आसन्स में कौन कौन से आ सकते हैं, आप आ जाते हैं वृक्षासन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्री पोज। ये आपके बैलेंस को और फोकस को एनहांस करता है और इम्प्रूव करता है। देन यू हैव रिलैक्सेशन आसन्स। कौन कौन से? शवासन, कॉर्पसे पोज भी बोलते हो, इसमें बस आप लेट जाते हो आंखें बंद करके, कुछ नहीं करते हो। ये डीप रिलैक्सेशन आपकी प्रमोट करता है। हर जो टाइप का आसन होता है ना ये डिफरेंट होता है और थेरेपेटिक और हेल्थ पर्पस सबके अलग होते हैं बेसिकली, ठीक है। ओके, सो अब आपको डिस्क्राइब करना है ABCDE टेक्निक ऑफ REBT विद हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल्स। देखो ABCDE टेक्निक जो है आपकी, ये एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है REBT में। REBT की फुल फॉर्म क्या होती है? रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि डेवलप की गई थी आपकी एल्बर्ट एलिस के द्वारा, ताकि इंडिविजुअल्स जो अपनी सिचुएशन है, जो इमोशनल डिस्ट्रेस है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर सके, चैलेंज कर सके और जो आपकी इर्रेशनल बिलीव्स हैं उनको रिप्लेस करके रैशनल बिलीफ से रिप्लेस कर सकें, ठीक है। ये बेसिकली ABCDE जो होता है वो स्टैंड करता है A फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, B फॉर बिलीव्स, C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, D फॉर डिस्प्यूटेशन, E फॉर इफ़ेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं E फॉर न्यू इफ़ेक्ट। अब इसके कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में। पहला है 1A, दैट इज़ एक्टिवेटिंग इवेंट। ये बेसिकली उस सिचुएशन या इवेंट को रेफ़र करता है जो कि कोई रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। ये तब होता है जबकि आपके इन्वायरमेंट में हो चीज़ें या इन्वायरमेंट के बाहर हो या आपके अंदर ही चीज़ें हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, एक स्टूडेंट है वो आप लो मार्क्स लेके आता है, उसके मार्क्स कम आते हैं एग्ज़ाम में, और जबकि उसने पढ़ाई बहुत ज़्यादा की होती है, ठीक है। ये उसके लिए एक एक्टिवेटिंग इवेंट है, एक ट्रिगर रिस्पॉन्स है कि यार मैंने इतनी पढ़ाई करी और फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए, तो उसको टेंशन होगी, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी और एक सेल्फ डाउट और क्वेश्चन मार्क भी उसका लग जाएगा। फिर B स्टैंड्स फॉर बिलीव। इसमें ये वो थॉट्स होते हैं या फिर वो बिलीव्स होती हैं जो एक पर्सन होल्ड करता है किसी भी एक्टिवेटिंग इवेंट के बारे में। बिलीफ आपकी रैशनल भी हो सकती है, लॉजिकल और हेल्पफुल, और इर्रेशनल भी हो सकती है, इलॉजिकल और हार्मफुल। सो अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही हम कंटिन्यू करें तो स्टूडेंट ये भी सोच सकता है कि मैं एक टोटल फेलियर हूँ, मैं कभी भी सक्सीड नहीं कर पाऊँगा अपनी लाइफ में, जो कि एक इर्रेशनल बिलीफ है आपकी, ठीक है। फिर हैं आपके कॉन्सिक्वेंसेस। सो ये आपके इमोशनल और बिहेवियरल आउटकम होते हैं जो कि उस बिलीफ के द्वारा रिज़ल्ट होते हैं। मतलब जो आप बिलीफ आप पालते हो, रैशनल और इरेशनल,
उसका ही रिजल्ट होते हैं, ठीक है। इरेशनल बिलीफ जो होती है वो जर्नली अनहेल्दी और नेगेटिव इमोशंस जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और एंगर को लीड करते हैं, और जो रैशनल बिलीव्स होते हैं ये बेसिकली हेल्दी नेगेटिव इमोशंस को लीड करते हैं, जैसे कि थोड़ी सी सैडनेस आ गई, डिसअपॉइंटमेंट आ गई, बट आपकी जो फंक्शनिंग है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, एक जो स्टूडेंट है वो वर्थलेस भी फील करता है और मोटिवेशन को लूज़ कर देता है अपने पढ़ाई की जब उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, जो कि है इरेशनल बिलीफ, ठीक है। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है वो कुछ टाइम सैड हो जाए और थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होए और फिर वापस से अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। फिर आती है आपकी डी, दैट इज़ डिस्प्यूटेशन। ये बेसिकली इस स्टेप में आपका क्या होता है, आप इरेशनल बिलीफ को चैलेंज करते हो और डिस्प्यूट करते हो और उनको रिप्लेस कर देते हो रैशनल और रियलिस्टिक थॉट्स के साथ में। जो एक थेरेपिस्ट है वो इंडिविजुअल को एनकरेज करता है कि वो क्वेश्चंस पूछे अपने आप से, जैसे कि क्या ये जो बिलीफ, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो लॉजिकल है भी या नहीं, इसके क्या एविडेंस हैं जो इस बिलीफ को सपोर्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं इससे कोप कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस देखो, जैसे स्टूडेंट है उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ख़राब आया तो वो ये भी सोच सकता है कि क्या ये सच है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मेरे एंटायर एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को डिफ़ाइन कर दे, मेरे पूरे कैरियर को डिफ़ाइन कर दे, सिर्फ एक छोटा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं। हैव आई नॉट सक्सीडेड इन अदर सब्जेक्ट्स बिफोर, क्या मैं और सब्जेक्ट्स में अच्छा सक्सेसफुल नहीं रहा हूँ। सो ये जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग, ये प्रोसेस हेल्प करता है स्टूडेंट को ये रियलाइज़ करने में कि एक फेलियर जो है आपका एग्ज़ाम में वो आपकी वर्थ को डिटरमाइन नहीं करता एज अ पर्सन, ठीक है। आगे चलो, फिर आती है आपकी डिस्प्यूटेशन हो गई, फिर है आपका इफ़ेक्ट जिसको हम न्यू इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। ये बेसिकली रेफ़र करता है रैशनल, जो नई रैशनल बिलीव्स हैं उसकी डेवलपमेंट को, लीडिंग टू हेल्दियर इमोशनल एंड बिहेवियरल आउटकम्स, जो कि फिर हेल्दियर और इमोशनल और बिहेवियर आउटकम को लीड करता है। जैसे कि आप आफ्टर डिस्प्यूटिंग irrational beliefs, student might start thinking, I did not perform well in this exam, but I can improve by identifying my weakness and working harder next time। कि हो सकता है मैंने इस वाले एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म ना किया हो, बट हाँ मैं आगे वाले एग्ज़ाम में अपनी इम्प्रूव करूँगा, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके हार्ड वर्क करूँगा नेक्स्ट टाइम। तो ये बिलीव जो है ये आपकी फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन को लीड करेगा और एक बेटर आपके अंदर होप जगाएगा, ना कि डिप्रेशन हो जाएगा किसी स्टूडेंट को, ठीक है, और मोटिवेट करेगा स्टूडेंट को आगे जो फ्यूचर में बेटर प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखो, समरी जो ABCDE यूज़ करते हैं, तो जैसे कि आपके बॉस ने आपको गलती से छोटी सी मिस्टेक के लिए डांट दिया, ठीक है। आपने क्या सोचा कि यार मैं तो इनकम्पिटेंट हूँ, मैं compete नहीं कर सकता लोगों से, और मैं कभी भी कोई भी चीज़ सही नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में। मेरे को एंशियसनेस हुई, मैंने डीमोटिवेटेड फील किया और मैंने उस काम को ही करना अवॉइड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चंस, क्या मैंने, अब क्वेश्चंस आप इसमें क्या पूछ सकते हो अपने आप से, क्या मैंने कभी भी कोई चीज़ सही नहीं करी? क्या एक मिस्टेक का मतलब ये हो गया कि मैं इनकम्पिटेंट हूँ? ये रियलाइज़ करता है, और ये रियलाइज़ करना कि हर कोई मिस्टेक करता है और ये एक अपॉर्चुनिटी है लर्न करने के लिए। फिर जब आप ये अपने आप से क्वेश्चंस पूछ लोगे और ये रियलाइज़ कर लोगे, तब आप काम फील करोगे, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लोगे, और आप जो है जो फोकस है आपका, आप वर्क करोगे मोर फोकस के साथ, ताकि जो सिमिलर एरर्स हैं वो आगे इन फ्यूचर ना हो और वो अवॉइड करो आप, ठीक है। सो कंक्लूजन में क्या निकलता है, ये जो ABCDE टेक्निक है REBT की, ये इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि उनके जो बिलीफ हैं किसी इवेंट के बारे में वो कैसे हैं, रादर देन इवेंट देमसेल्व्स, ठीक है।
कि जो उस इवेंट के बारे में नहीं, मतलब जो उनके बिलीफ हैं उस इवेंट के बारे में वो क्या है। इवेंट तो जैसा है सो है, पर उसके बिलीफ क्या हैं, ठीक है, जो कि इमोशनल डिस्ट्रेस को कॉज कर रहे हैं। बाय डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीव्स एंड रिप्लेसिंग देम विद रैशनल ऑल्टरनेटिव्स, इंडिविजुअल्स डेवलप हेल्दियर इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। इट इम्प्रूव्स या इट एम्पावर्स पीपल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर थॉट्स एंड इमोशंस, लीडिंग टू लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल चेंज। अब आगे आपको एक्सप्लेन करना है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में एज इंटरपर्सनल स्किल्स। चलो, सेल्फ अवेयरनेस और ईआई इमोशनल इंटेलिजेंस, ये दोनों ही बहुत एसेंशियल इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जो इंडिविजुअल्स को एनेबल करती हैं ताकि वो दूसरे लोगों के साथ पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में इंटरैक्ट कर सके इफ़ेक्टिवली, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली उस एबिलिटी को रेफ़र करता है ताकि आप अपने ही इमोशंस को समझ सको, अपने थॉट्स को, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, वैल्यूज़ को और मोटिव्स को समझ सको। ये बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है, आप अपनी ही फीलिंग्स के बारे में कि आप कैसा फील कर रहे हो और आपका बिहेवियर दूसरों को कैसे इफ़ेक्ट करता है उसके बारे में कॉन्शियस हो जाते हो, ठीक है। जो एक सेल्फ अवेयर पर्सन होता है ना, उसको पता होता है कि उसकी इमोशनल ट्रिगर क्या है और उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं ना उस इमोशनल ट्रिगर पे वो क्या है, जो हेल्प करता है किसी भी बिहेवियर को इंटरैक्शन के टाइम में रेगुलेट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर एक इंडिविजुअल रियलाइज़ करता है कि उसने जब भी वो इंटरप्ट कर देता है उसको कोई काम के बीच में तो वो इरिटेटेड हो जाता है, ठीक है। सो दे कैन कॉन्शियसली कंट्रोल देयर रिएक्शन और रिस्पॉन्ड पोलाइटली इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग एंगर। अब एक बार जब वो कॉन्शियस हो गया कि हाँ, जब कोई मुझे डिस्टर्ब करता है, इरिटेट करता है तो मुझे गुस्सा आता है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, वो अपने इमोशंस को, ये जो गुस्सा वाला इमोशन है, इरिटेशन वाला इमोशन है, उसके ऊपर वर्क करेगा और उस रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और वो इंस्टेड कि वो गुस्सा करे वो पोलाइटली रिस्पॉन्ड करेगा ऐसी सिचुएशन में। तो सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली क्या इंक्लूड करती है, पहला इमोशनल अवेयरनेस, दूसरा है एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, तीसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहला है आपका इमोशनल अवेयरनेस, ये रिकॉग्नाइज करना कि अपने इमोशंस बेसिकली वो कैसे हैं और उनका जो इफ़ेक्ट है वो क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर ही और दूसरों के ऊपर भी। दूसरा एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, अपनी ही स्ट्रेंथ को समझना और जो हमारी लिमिटेशंस है ना उसको ये समझना कि रियलिस्टिकली वे में बेसिकली। फिर है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलीफ रखना अपनी वर्थ पे और कैपेबिलिटीज़ पे। सेल्फ अवेयरनेस ये एक फाउंडेशन है जो कि दूसरे इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए भी नींव रखती है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करती है दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने में और बैलेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। एक टीम की सेटिंग में एक सेल्फ अवेयरनेस जो अवेयर पर्सन होता है ना, वो फीडबैक को एक्नॉलेज करता है रादर देन डिफेंसिव होने की बजाय और उसको अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करता है, जो कि फोस्टर करती हैं हेल्दी ग्रुप डायनेमिक्स को, ठीक है। आपको फीडबैक मिला, आपने अपना इम्प्रूवमेंट करी, रादर देन आप डिफेंसिव नहीं हुए उस सिचुएशन को लेके और इम्प्रूव करके आपका एक जो हेल्दी ग्रुप डायनेमिक्स है वो फोस्टर हुआ, ठीक है। फिर आती है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस ये आपकी पॉपुलराइज हुई थी डैनियल गोलमैन के द्वारा। ये एक एबिलिटी है अपने जो इमोशंस हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर है उनको परसीव करने की, उनको अंडरस्टैंड करने का और मैनेज करने का ये एबिलिटी है कि उसको मैनेज करना बेसिकली हमारे इमोशंस को, ठीक है, एंड अपने अंदर भी और हमारी जो रिलेशनशिप्स है ना एक दूसरे के साथ उसमें भी, ठीक है, अपने इमोशंस को बेसिकली परसीव, अंडरस्टैंड और मैनेज करना उसमें।
तो हमारे पास 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं EI में। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, जो कि पहला कंपोनेंट है। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, जिसमें आप मैनेज करते हो या फिर डिस्ट्रप्टिव इमोशंस को रीडायरेक्ट करते हो और इम्पल्सिस को क्या करते हो, रीडायरेक्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप कोई मीटिंग में हो तो वहाँ पर आपको प्रोवोक भी करा जाता है कई बार, तो उसमें आपको कैसे अपने एंगर को कंट्रोल में रखना है ये देखना, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज़ मोटिवेशन। तो इसमें बीइंग ड्रिवन टू अचीव फॉर रीजंस बियॉन्ड एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। बेसिकली सिर्फ हमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड पाने के लिए ही नहीं, बल्कि अंदर से मोटिवेशन होनी चाहिए कुछ भी अचीव करने के लिए, जो कि कमिटमेंट और ऑप्टिमिज्म शो करती है फेलियर के टाइम पे भी, ठीक है। जैसे कि आप कमिटमेंट शो कर रहे हो और ऑप्टिमिज्म शो कर रहे हो फेलियर के टाइम पे भी, ठीक है। एम्पैथी। एम्पैथी में क्या है कि अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस, दूसरों के इमोशंस को समझना और अप्रोप्रिएटली उन पे रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, ये होती है आपकी एम्पैथी। ये आपकी क्रूशियल है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, ठीक है, काउंसलिंग में, लीडरशिप में और टीम वर्क में। फिर आता है 5th पॉइंट आपका सोशल स्किल्स। तो इसमें आप रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हो, क्लियरली कम्युनिकेट करते हो, दूसरों को इंस्पायर करते हो और नए नेटवर्क्स को क्या करते हो, बिल्ड करते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को एनहांस करती हैं। कैसे? बाय एनेबलिंग इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड नॉन वर्बल क्यूज, लिसन एक्टिवली एंड रिस्पॉन्ड एम्पैथेटिकली, जो कि फिर लीड करता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को। फॉर इंस्टेंस देखो, एक काउंसलिंग सेशन में जिस काउंसलर का इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, वो आपकी जो है स्टूडेंट है, जो क्लाइंट है, उसके सब्टल चेंजेस जैसे कि क्लाइंट की टोन में और एक्सप्रेशन में, उसको नोट कर सकता है वो और अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर सकता है अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ और साइलेंस के साथ, ताकि वो उनको कंफर्ट कर सके, ठीक है। रोल एज इंटरपर्सनल स्किल्स। देखो, जो दोनों ही सेल्फ अवेयरनेस है और इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को पॉजिटिवली क्या करती है, इन्फ्लुएंस करते हैं। जो एक सेल्फ अवेयर पर्सन होता है ना, वो समझ पाता है कि उनका मूड कैसा है और वो उस मूड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और कम्युनिकेशन स्टाइल को इफ़ेक्ट नहीं होने देता, ठीक है, जो कि फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्रिवेंट करता है। जो हाई EI है ना, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, ये हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने में और नेगोशिएटली और इफ़ेक्टिवली नेगोशिएट करने में और ट्रस्ट को इंस्पायर करने में और जो आपकी कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जिस मैनेजर का हाई EI है, वो अपनी टीम को स्ट्रेसफुल टाइम में भी मोटिवेट कर सकता है, ठीक है, जबकि उसको पता है कि जब डेडलाइन आपके सर पे है, वो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी अपनी टीम को मोटिवेट करता है बाय अंडरस्टैंडिंग ईच मेंबर्स कंसर्न एंड एड्रेसिंग देम सेंसिटिवली, ठीक है। सो एडिशनली, जो इमोशनल इंटेलिजेंट इंडिविजुअल है, वो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकता है या फिर बिना दूसरों को हर्ट करे, ठीक है, जो कि फिर आपकी ग्रुप्स में हार्मनी मेंटेन करता है और एक स्ट्रॉन्गर प्रोफेशनल नेटवर्क को बिल्ड करता है। हमारी पर्सनल लाइफ में जो EI है, वो आपके रिलेशनशिप्स को एनहांस करता है बाय फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और रिस्पेक्ट। सो कंक्लूजन पे क्या लिखोगे कि जो सेल्फ अवेयरनेस और EI है, ये इंटरलिंक्ड आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स को हेल्प करती हैं अपने ही इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने में, उनको एफिशिएंटली मैनेज करने में और दूसरों को समझने में और दूसरों के इमोशंस को समझने में और एक प्रोडक्टिव पॉजिटिव रिलेशनशिप दूसरों के साथ बनाने में। सो ये जो स्किल्स हैं बेसिकली, इन स्किल्स की डेवलपमेंट जो है वो लीड करती है ग्रेटर पर्सनल ग्रोथ के टूवर्ड्स, सोशल हार्मनी और प्रोफेशनल सक्सेस के टूवर्ड्स।
देन लास्ट क्वेश्चन इज इलूसिडेट द टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स एंड डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बेसिकली जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये होता है अपने टाइम का इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ करना। अपने टाइम का इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ करके आप अपने पर्सनल गोल और प्रोफेशनल गोल्स को कैसे एफिशिएंटली क्या करते हो, अचीव करते हो। स्टीफन कोवे ने टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को और भी क्या बोला है, उन्होंने इसको बोला है एसेनहोवर मैट्रिक्स, जो कि एक वाइडली यूज मॉडल है जिसमें जो टास्क है ना वो आप उस हिसाब से करते हो अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के बेसिस पे। अब आ जाते हैं हम टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के ऊपर। ये आपकी 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, 1, 2, 3 एंड 4। क्वाड्रेंट 1 में आता है आपका इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क। जो टास्क आपकी इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर करते हैं और क्रिटिकल हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, वो आ जाते हैं आपके क्वाड्रेंट 1 में। जैसे कि क्राइसिस हो गई, कोई डेडलाइन आपको अचीव करनी है, या फिर कोई बहुत ही अर्जेंट प्रॉब्लम हो गई कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, मेडिकल इमरजेंसी है फैमिली में, ठीक है, कोई असाइनमेंट है जो आपको आज में सबमिट करना है। जो टास्क आपको तुरंत करने हैं वो आ जाते हैं आपके क्वाड्रेंट 1 में, जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। फिर सेकंड आता है आपका क्वाड्रेंट 2, जो इम्पॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है। जैसे कि जो टास्क आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जो इमीडिएट अटेंशन को रिक्वायर नहीं करते। ये बेसिकली इंक्लूड करते हैं प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, एक्सरसाइज एंड स्किल डेवलपमेंट। फॉर इंस्टेंस देखो, जब आप रेगुलर स्टडी करते हो ताकि जो लास्ट मिनट एग्ज़ाम का स्ट्रेस है वो अवॉइड कर सको और अपने करियर गोल को बेटर प्लान कर सको। टाइम शुड बी इन्वेस्टेड हेयर टू रिड्यूस क्राइसिस। तीसरा है आपको क्वाड्रेंट 3, नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। जैसे जो टास्क इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर करते हैं पर इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते आपकी पर्सनल गोल्स के लिए, ठीक है। जैसे कि अननेसेसरी इंटरप्शंस, कुछ कॉल्स लेना या फिर अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स को अटेंड करना। जैसे जो एक ऐसी मीटिंग करना कि जो कि इम्पॉर्टेंट तो है नहीं है बट थोड़ी सी अर्जेंट है, ठीक है, जो आपके वर्क को डायरेक्टली कोई भी कंसर्न नहीं है, जिसका आपके वर्क के साथ सिर्फ इस तरीके की मीटिंग है, ठीक है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है आपका जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। जिन टास्क को आप अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट दोनों में कैटेगराइज नहीं करते वो होते हैं आपके क्वाड्रेंट 4 में, ठीक है। जैसे एक्सेसिव सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, गॉसिप करना, टेलीविज़न को घंटों घंटों तक देखना बिना पर्पस के, तो ये सब आते हैं आपको क्वाड्रेंट 4 में। सो इन सब को आपको मिनिमाइज़ करना है और एलिमिनेट करना है ताकि टू फ्री अप टाइम फॉर मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, ताकि आप कुछ टाइम को बचा सकें मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ करने के लिए। इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बेसिकली इन्वॉल्व करता है आपका मैक्सिमम टाइम आप जब स्पेंड करते हो क्वाड्रेंट 2 में, और जो ताकि आप जो नंबर ऑफ अर्जेंट क्राइसिस है उसको रिड्यूस कर सको, ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में, और क्वाड्रेंट 3 और 4 को अवॉइड कर सको जितना आपसे पॉसिबल हो सके। सो टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या क्या आ जाता है इसमें। पहला है गोल सेटिंग, एक क्लियर, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड स्मार्ट गोल्स को बेसिकली सेट करने में ये आपके प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन एंड मोटिवेशन। फिर आता है प्रायोरिटाइजेशन, टास्क को आइडेंटिफाई करना उनके अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के बेसिस पे और उनको प्रायोरिटाइज करना, और टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को यूज़ करना कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट है उसको पहले करना, जो कम इम्पॉर्टेंट है, कम अर्जेंट है, उसको बाद में करना, ठीक है। सो ये बेसिकली फोकस करते हैं हाई प्रायोरिटी टास्क फर्स्ट टू इंश्योर प्रोडक्टिव यूजिंग द टाइम। तीसरा आता है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, प्रॉपर डेली शेड्यूल को मेंटेन करना, वीकली मंथली प्लान को क्या करना, प्रिपेयर करना, यूज़ टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करना, प्लानर्स के अकॉर्डिंग चलना, डिजिटल ऐप्स को आप यूज़ कर सकते हो ताकि वो आप टाइम स्लॉट्स आपके दे दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें आप टाइम टास्क को वो कर सकते हो, क्या कहते हैं,
कैटेगराइज टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग कि इस टाइम मुझे ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है। तो डिजिटल ऐप्स का यूज़ करके आप ये भी कर सकते हो। देन ताकि ये सब आप किस लिए करते हो कि भाई लास्ट मिनट जो आपको भागा दौड़ी है आप उसको प्रिवेंट कर सको और अपने स्ट्रेस के लेवल को रिड्यूस कर सको। देन फोर्थ वन इज़ ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। लार्ज जो टास्क हैं आपके उनको स्मॉलर टास्क में आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, और मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में। ये बेसिकली आपके जो वर्क है उसको लेस ओवरवेलमिंग बना देता है और एक स्टेडी प्रोग्रेस को इंश्योर करता है। देन फिफ्थ वन इज़ अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। डिलेज को ओवरकम करना स्मॉल स्टेप्स के थ्रू स्टार्ट करके सेल्फ रिवॉर्ड्स को यूज़ करना और अपने आप को रिमाइंड कराना कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। फिर है डेलीगेशन। इसमें आप टास्क जो है वो दूसरों को भी असाइन करते हो ताकि वो अगर वो इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके टाइम को थोड़ा सा फ्री कर देते हैं और आप ताकि अपने ऊपर पर्सनल अटेंशन दे सकते हो इस टाइम पे। सेटिंग डेडलाइंस, अपने लिए रियलिस्टिक डेडलाइंस को सेट करना ताकि आप किसी टास्क को कर सको और फोकस को मेंटेन कर सको और अवॉइड अननेसेसरी डिलेज। देन यू हैव टाइम ब्लॉकिंग। फिक्स टाइम स्लॉट्स को एलोकेट करना स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बिना डिस्ट्रैक्शंस के। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 7 से 9 पढ़ रहे हो बिना मोबाइल को फ़ोन को यूज़ करें, ठीक है। देन लर्निंग टू से नो, पोलाइटली आप रिफ्यूज़ कर दोगे उन टास्क को और इन्विटेशंस को जो आपके पर्सनल गोल्स के साथ अलाइन नहीं करते हैं और आप प्रायोरिटाइज कर दोगे, ओवर कमिटमेंट को अवॉइड करोगे, ठीक है। मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस, जिसमें आप जो इंश्योर करते हो कि आपके पास रिक्रिएशन का भी टाइम है, रेस्ट का भी और रिलेशनशिप्स के लिए भी। ये बेसिकली आपकी एनर्जी को रेजुविनेट करता है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। सो कंक्लूजन में क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आप टास्क कर रहे हो कितने, ठीक है, और आप कितने टास्क कर रहे हो, बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एफिशिएंटली कितने टास्क कर पा रहे हो, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स ये हेल्प करती है आपको इफ़ेक्टिवली प्रायोरिटाइज करने में, और जैसे कि उन टेक्निक्स के साथ जैसे प्लानिंग, गोल सेटिंग, अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, जो कि फिर आपके इंश्योर करती है कि आप अपने पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल गोल्स को अचीव कर सको अननेसेसरी स्ट्रेस के बगैर, ठीक है, बिना स्ट्रेस के साथ। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। ये आपका कंप्लीट हो गया है, कल नेक्स्ट पेपर करा दूँगी। चलो, टेक केयर।